ये है बायोकेमिस्ट्री डिक्रिप्टेड का सीरीज। ये है लेक्चर 3 और हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री फंडामेंटल्स पार्ट 3। तो केमिस्ट्री फंडामेंटल्स का सिलसिला आई होप अच्छा चल रहा होगा, आप चीजें सीख रहे होंगे, नई चीजें सीख रहे होंगे। अब इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वो है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशंस होते क्या है भाई? सॉल्यूशंस जो होते हैं, पहली बात, ये होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। सॉल्यूशंस बेसिकली मिक्सचर्स होते हैं, और मिक्सचर्स की भी अगर हम बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। होमोजेनियस मतलब यहां पे सिंगल फेज होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात करें होमोजेनियस मिक्सचर में, जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट के रूप में पानी है और यहां पे आपने शुगर डाल दिया, तो शुगर का सॉल्यूशन, और शुगर का यहां पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें शुगर का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन को तब कहते हैं जब वो वाटर में होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट वहां पे मौजूद होता है। खैर, तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि सॉल्यूशंस एक से मतलब ऑब्वियसली यहां पे दो से ज्यादा कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। एक कंपोनेंट से ऐसे भी क्या ही हो जाएगा, उसे सॉल्यूशन थोड़ी कहेंगे, वो तो खुद में एक कंपाउंड होगा। जब एक से ज्यादा चीज का मिक्सचर बनेगा और ऑब्वियसली वहां पे दो या दो से ज्यादा होंगे, टू और मोर कंपोनेंट्स होंगे, टू और मोर कंपोनेंट्स, तो ही हम उसे एक मिक्सचर कहेंगे, एक सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूशंस में भी जो स्पेसिफिक हम जिसको जनरली स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, वो होते हैं फेमस बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस भाई, बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब होता है कि दो, सिंपल, दो चीजों से बना हुआ, दो चीजों से बना हुआ जिसमें से एक को हम कहेंगे सॉल्वेंट और एक को कहेंगे सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूट कौन, ये हम कैसे डिसाइड करें? वही क्या कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, सॉलिड हमेशा सॉलिड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम बड़ा अनबायस्ड तरीके से कह देते हैं कि जो अमाउंट में ज्यादा, जो अमाउंट में ज्यादा वो सॉल्वेंट, और जो अमाउंट में कम, किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने डिफाइन कर दिया किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि होता है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन क्या बताता है? कंसेंट्रेशन आपको बताता है कि किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। तो सॉल्यूट ऑब्वियसली आपके सॉल्यूट को आप यहां पे सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और इससे मिलाकर आप बना रहे हो सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में भी नहीं, स्पेसिफिकली हम कह देते हैं कि भाई सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट ना कह के हम बहुत बार सॉल्यूशन कहते हैं। पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मौजूद है, इसे हम कंसेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट या क्वांटिटी जो भी चाहो आप कह सकते हो। अब जनरली जो है सॉल्यूट का जो अमाउंट है ना, सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको उसके वेट या मास के फॉर्म में लिया जाता है, और सॉल्वेंट के केस में जनरली उसके वॉल्यूम के फॉर्म में लिया जाता है। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार हम सॉल्वेंट का भी वजन लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि हम वॉल्यूम लेते हैं सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का लेते हैं वेट, वेट या फिर मास टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। वॉल्यूम में अगर आप
अच्छा खासा वॉल्यूम ले रहे हो तो लीटर्स में, अगर थोड़ा कम ले रहे हो तो एमएल में, उससे भी कम ले रहे हो तो माइक्रोलीटर में, उससे भी कम ले रहे हो तो कहीं ना कहीं नैनोलीटर वगैरह में हम मेजर करेंगे। सिमिलरली अगर हम वेट की बात करें तो हम यहां पे या तो अगर बहुत ज्यादा वजन लेना है तो केजी में, उससे कम लेना है तो ग्राम में, उससे कम लेना है तो वहां पे मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, नैनोग्राम में मेजर कर सकते हैं। आई होप कन्वर्जन फैक्टर आपको आता होगा। ये जो है ये यूनिट है, यहां पे जो है ये यूनिट है। इसके बाद इससे नीचे नीचे वाले जितने होते हैं, इससे नीचे नीचे वाले जितने होते हैं, यहां पे जैसे ग्राम से मिलीग्राम में आपको जाना है तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। फिर यहां पे 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, और सिमिलरली यहां पे 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम होता है। सिमिलरली फॉर लीटर, ठीक है, जब बेस क्वांटिटी लीटर रहे तो मिली, माइक्रो, नैनो, उसके लिए भी यही फंडा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब कंसेंट्रेशन टर्म्स की। कंसेंट्रेशन टर्म्स जैसे हम बात कर सकते हैं मोलैरिटी के बारे में, हम बात कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में, हम बात कर सकते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर के बारे में। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, एटसेट्रा। ये सारे जो है कॉमन कंसेंट्रेशन टर्म्स हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर जगह। तो शुरुआत करते हैं मोलैरिटी से। शुरुआत करते हैं मोलैरिटी से भी पहले मैं बोलूंगा आपको कि कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी। दोस्तों ये एन है क्या, इसको समझते हैं। यहां पे जो एन मैंने लिखा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और V जो है V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस चीज को समझते हैं, मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहां पे थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हम कह सकते हैं इसे जनरली वेट ना कह के हम मास भी कह सकते हैं। ये है, मैं इधर अलग से ही लिख देता हूं, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास जो है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल यूनिट में। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पर मोल, ग्राम नहीं, सिर्फ ग्राम नहीं। वेट जो है ग्राम में लिखते हैं, लेकिन मोलर मास जो है ग्राम पर मोल में लिखते हैं, मतलब 1 मोल का वजन है इतना ग्राम। मोलर मास का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, 1 मोल का मास है इतना ग्राम। और 1 मोल मतलब क्या, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसमें आप आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी काउंट कर सकते हो। ओवरऑल ये है कि मोल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका जो ये वैल्यू है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड होता है उसके लिए। इसी को हम कहते हैं Na या फिर एवोगैड्रोस नंबर, इसी को कहते हैं Na या फिर एवोगैड्रोस नंबर। तो ओवरऑल बात यह है कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी मास बाय मोलर मास, और इसे हम इस तरीके से मेजर करते हैं ग्राम बाय ग्राम पर मोल, एंड फाइनली आपका जो आंसर आता है वो मोल्स में ही आता है। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ये तो n है। अच्छा, अगर हम इसे ही एक्सपैंड करें, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं W बाई mw इंटू 1 बाई v। अरे हाँ, ये तो आराम से लिख सकते हैं हम। ये क्या है, ये तो n का ही एक्सप्रेशन है ना, n को ही हमने एक्सपैंड करके इस तरीके से लिखा, तो बस n बाई वी ही था, उसी को हमने n इंटू 1 बाई वी लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। दोस्तों अगर आप ध्यान से यहां पे देख रहे हैं, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला मिल चुका है।
आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला मिल चुका है। ये जो है m, इसे हम कहते हैं मोलैरिटी। ये है मोलैरिटी, आपका पहला कंसेंट्रेशन टर्म। यहां पे अगर हम बात करें, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जब ऊपर 1 हो ना, तब वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है। यहीं अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया रहे तो आप लिखोगे m इज इक्वल टू W बाई एम डब्ल्यू इंटू 1000 बाई V इन ml। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो। मोलैरिटी जब भी आप निकालो तो वो उसका जो यूनिट होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर, और इसे मोलर भी कहा जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कभी सॉल्यूशन में बोल दे कि भाई डेसीमोलर, सेंटीमोलर, ठीक है, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, इस तरीके से अगर कह दे, वैसे ये मैं आपको सवाल के रूप में पूछ सकता हूं, क्यों नहीं। ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताइए, इसका वैल्यू बताइए। डेसीमोलर का मतलब क्या है और सेंटीमोलर का मतलब क्या है, फाइंड आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी तरीके से डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी भी रेडी रहिएगा, कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने मोलैरिटी के बारे में यहां पे बात कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मोलैरिटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि मोलैरिटी में क्या था, मॉलिक्यूलर वेट। अब मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर वेट सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हुए कुछ लाना है, अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, तो हम कह सकते हैं कि हम इससे ना इक्विवेलेंट वेट ला सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट लाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे n फैक्टर से, n फैक्टर, या फिर इसी n फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। जब n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इक्विवेलेंट वेट, और इस इक्विवेलेंट वेट को जब हम यूटिलाइज करते हैं तब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तब हम और मोलैरिटी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी जब कभी भी, जैसे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जब आप लिखोगे, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जब आप लिखोगे इनटू 1/v, जहां वॉल्यूम आपका लीटर में रहेगा, इसे हम कहेंगे नॉर्मेलिटी। ये है सिंपली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और हां, अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप सिंपली कह सकते हो कि व्हेन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इट इज, मतलब अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं, अगर आपको मोलैरिटी कहना है तो मोलैरिटी के बारे में जब भी आपको कहना है आप क्या कहोगे, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 liter of solution. In 1 liter of solution, number of moles of solute is called as molarity. ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। यहां पे हम इक्विवेलेंट, वेट बाय इक्विवेलेंट जब हम करेंगे तब हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जब हमें मिलते हैं इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में देखें कि कितने इक्विवेलेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज बेसिकली नॉर्मेलिटी। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर यही चीज हमें निकालना हो, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000/v इन ml, इसे भी हम नॉर्मेलिटी ही कहेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब
अब यहां पे देखते हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कोई कन्वर्जन हो सकता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही है आपका नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? अगर है तो क्या है वो देखते हैं। देखिए, मोलैरिटी की अगर हम बात करें, मोलैरिटी में आपने देखा था कि नीचे कौन आता था? मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे कौन आता है? इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, और मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में भी तो एक रिलेशन है। एन फैक्टर से अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। अच्छा, मतलब इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन। और यहां पे अगर आप देखोगे ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन है। और एन जब ऐसे डिवीजन का डिवीजन में रहे तो एन ऊपर चला जाएगा, और अगर एन ऊपर चला गया तो जो ये बचा हुआ क्वांटिटी होगा दोस्तों, ये क्या होगा? यही तो आपका मोलैरिटी है। यानी नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज, नॉर्मेलिटी को आप कैसा लिख सकते हो? नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज एन इंटू मोलैरिटी। एन इंटू मोलैरिटी, जहां पे एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है दोस्तों, ये एन जो है ये एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर है। और अभी मैंने बताया था इसके बारे में, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर के बारे में। एक्चुअली ये क्या होता है कि कितना रिप्लेसेबल H प्लस या OH माइनस आयंस वगैरह हैं। जैसे आपके पास कोई एसिड है, वो सिर्फ एक ही H प्लस दे सकता है, उसका बेसिसिटी 1 है, तो उस केस में उसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा। H2SO4 जैसा अगर कोई है तो वो 2 H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है, इसका मतलब उसका एन फैक्टर का वैल्यू 2 होगा। आप एन फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब भी उसका मोलैरिटी पता हो और आपको नॉर्मेलिटी पता करना हो तब। ठीक है, आई होप यहां तक भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एक और चीज, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से निकलने से पहले एक बार थोड़ा हम समझते हैं कि अगर आपके पास मिक्सिंग का सिनेरियो आ जाए, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस with given volume and molarity और नॉर्मेलिटी। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैं मोलैरिटी के लिए बताऊंगा, नॉर्मेलिटी के लिए भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, लेकिन दो सॉल्यूशंस है, उनके अपने अपने वॉल्यूम्स है। तो हो क्या सकता है? मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन रखा हुआ है इस तरीके से। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है m1, इसका वॉल्यूम है v1, इसका मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1। अब हमने दूसरा एक भी कर लिया, इसका मोलैरिटी है m2, वॉल्यूम है v2। अब आपने क्या किया? इन दोनों को किया मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने क्या देखा? वॉल्यूम जो है ये बढ़ गया, क्योंकि दोनों को ऐड किया ना। अब मोलैरिटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो बड़ा ही सिंपल हिसाब है। यहां पे जो वॉल्यूम होगा, न्यू वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2, और ये जो मोलैरिटी होगा वो कुछ नया ही होगा। ये मोलैरिटी तो नया ही होगा, m ही मानेंगे इसे। तो हम क्या कह सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2। ऑब्वियसली अगर ये मोल्स पर लीटर है, उसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मोल्स ही मिलेंगे। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? मोल्स को ही कंपेयर कर रहे हो। तो m1 v1 प्लस m2 v2 गिव्स यू m v, और ये v क्या है? v इज नथिंग बट v1 प्लस v2। तो इस तरीके से आप मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करते टाइम इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि वॉल्यूम तो दिया रहेगा, मोलैरिटी भी दिया रहेगा, नया मोलैरिटी पूछा जाएगा और वॉल्यूम तो आप सिंपली ऐड करके निकाल लोगे। तो ये आपको एक्चुअली फाइंड करना हो, यही एक्चुअली आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। यही चीज अगर नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए है तो भी आप यही करोगे, इसी लॉजिक के साथ आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं कुछ और कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अब हम देखेंगे
परसेंटेज सॉल्यूशंस, परसेंटेज सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखिए, परसेंटेज सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, आप इस तरीके से कह सकते हो। सिंपल, क्योंकि परसेंट वर्ड का ही मतलब क्या है? परसेंट मतलब एवरी 100, पर मतलब एवरी, सेंट मतलब 100, एवरी 100, यानी आप 100 से डिवाइड करोगे और क्या, 100 से डिवाइड कर रहे होगे। और एक और बात है, एक और बात है, अगर आपको बोल दिया जाए कि 12% वेट बाय वेट, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। यहां पे वेट बाय वेट परसेंट हो सकता है, ये बड़ा वाला W। यहां पे V बाई V परसेंट हो सकता है, या फिर W बाई V परसेंट भी हो सकता है। अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां पे मतलब क्या होगा कि अगर हम वेट बाई वेट लिख रहे हैं, वेट बाई वेट परसेंट, इसका मतलब क्या? वेट बाई वेट परसेंट का मतलब होता है कि अगर यहां पे आपने एक गिवन अमाउंट ऑफ, मतलब गिवन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने इतना सॉल्यूट लिया है, मतलब अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया गया, रफली 12% बताया गया, 12% वेट बाय वेट, अभी जो मैंने यहां पे एग्जांपल बताया 12% वेट बाय वेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम सॉल्यूट है। सिंपल सा लॉजिक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम सॉल्यूट है, तो आप कह सकते हो 12/100 या फिर 12%। बहुत बढ़िया, ये तो काफी आसान है। इसके बाद यही सेम चीज आप, ये सेम लॉजिक आप लगा सकते हो, अगर यहां पे 12% V बाई वी लिखा रहे, सेम चीज लेकिन 12% V बाई वी, इसका मतलब ये होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में 12 ml आपने सॉल्यूट ऐड किया है, 12 ml सॉल्यूट आपने ऐड किया है। क्लियर? ये बड़ा सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। इसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, मतलब आपने यहां पे 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो? वजन मेजर कर रहे हो सॉल्यूट का। यानी आप क्या कहोगे, अगर यहां पे 12% वेट बाय वॉल्यूम है तो आप क्या कहोगे? 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये जब भी आपको ऐसा बनाना हो ना, आप बहुत ही सिंपल एक काम करोगे। क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो मेजरिंग सिलेंडर लोगे, इस मेजरिंग सिलेंडर में ऑब्वियसली इस तरीके से आपका यहां पे स्केल बना हुआ होगा। मेजरिंग सिलेंडर में आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका काम होगा कि भाई सॉल्यूट ऐड कर दो। पहला काम ऐड सॉल्यूट, पहला काम। और दूसरा काम क्या होगा? मेक फाइनल वॉल्यूम, मेक फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 100 ml या फिर 100 ग्राम, जैसा भी आप मेजर कर सको। जब भी जैसा आपको सॉल्यूशन बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको W बाई V वाला सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे? फाइनल वॉल्यूम को 100 बना दोगे। कभी भी 100 मेजर करके नहीं डालोगे वहां पे सॉल्वेंट। ये क्या बोला गया है? फाइनल वॉल्यूम शुड रीच दैट पॉइंट। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचाना है, ऐसा नहीं कि आप उतना सॉल्वेंट डाल रहे हो, प्लीज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके परसेंटेज सॉल्यूशंस। इसके बाद कुछ और भी टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कुछ और भी टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम जनरली क्या होता है? आप टूथपेस्ट वगैरह में देखते हो वो लिखा रहता है ना, फ्लोराइड पीपीएम में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ऐसे करके देखिए, अगर हम इसको भी बात करें तो ये क्या है? इसको हम पीपीएच कह सकते हैं। और क्या? पीपीएच मतलब पार्ट्स पर 100, या फिर पीपीसी कह सकते हो, पार्ट्स परसेंट। इसी तरीके से आप पीपीटी कह सकते हो, पार्ट्स पर 1000। उसी तरीके से आप कह सकते हो पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब दोस्तों, आप YouTube देख रहे हैं और YouTube में मिलियन का मतलब क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10⁶। ठीक है, चलिए, तो मिलियन का मतलब तो आपको पता ही होगा। अब 10⁶, 10⁶
में 10⁶ में कितने हैं, कितने पार्ट्स हैं। उसी तरीके से पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है, पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है। पार्ट्स पर बिलियन में आप क्या लिखोगे, 10⁹ इस तरीके से। आउट ऑफ 10⁹ 10⁹ में कितने हैं, कितने हैं ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें पीपीएम की, जैसे आप, बड़ा सिंपल है, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, परसेंटेज में क्या करते हो, परसेंटेज में आप करते हो, बोलते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, 100% कहते हो आप। इसी तरीके से जब आप पीपीएम निकालोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और हाँ मास वगैरह ग्राम में ही लिखोगे आप, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में ही होगा। और इसे आप क्या लिख दोगे यहां पे 60 और सिंपली 10⁶ लिखोगे, हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन के लिए यही चीज करके आप 10⁹ लिख दीजिए, बड़ा सिंपल, ठीक है, इसमें तो कुछ टफ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में एक्सप्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज के बारे में, जो कि है आपका, जो कि है मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जहां तक मोल फ्रैक्शन की बात है, मोल फ्रैक्शन को जब भी हम मेजर करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल हम दो कंपोनेंट्स का सिस्टम ले रहे हैं, आपके पास ए है, कंपोनेंट बी है। अब आपको पता है कि ए और बी दोनों साथ में है, तो यहां पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऑब्वियसली आप इसका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। यहां पे इसका भी आप इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, तो ये हो गया बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। इस तरीके से आपने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ए का मतलब, किसी का भी फ्रैक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, ए का टोटल में हिस्सा, ए का टोटल में हिस्सा, और टोटल में कौन, टोटल में दोनों के मोल्स हैं। आप समझिए, अगर हम टोटल इस बीकर की बात करें तो यहां पे ए के भी मोल्स हैं, बी के भी मोल्स हैं, टोटल इनके सबके मिला के मोल्स हैं, सबके मिला के यहां पे मोल्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या है दोस्तों, Na बाई Na प्लस NB, ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। सिमिलरली अगर आपको इसके लिए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, NB बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, NB बाई Na प्लस NB, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करके देखोगे, फ्रैक्शन जब भी दो चीजों से बना हुआ है, दोनों का हिस्सा अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल आपको 1 ही मिलेगा। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी प्रोबेबिलिटी वगैरह को जब भी आप ऐड करते हो तो आपको टोटल जो है वैल्यू वो 1 मिलता है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, अभी आप वेरीफाई करके देख सकते हो, अगर आप Na बाई Na प्लस NB लिखो, प्लस यहां पे NB बाई Na प्लस NB लिखो, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, एंड फाइनली आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। एक और टर्म जो है वो बच गया था, वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैरिटी से थोड़ा सा ही अलग होता है, बस बात ये होता है कि मोलैलिटी को हम छोटे m के फॉर्म में यहां पे डिनोट करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और
अगर आपको इसी को थोड़ा घुमा के लिखना है, अगर यही अगर ग्राम्स में लिखना है तो आप क्या करोगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाई W ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे हम वॉल्यूम मेजर नहीं करते, यहां पे हम क्या मेजर करते हैं, यहां पे मास मेजर करते हैं सॉल्वेंट का। और इसीलिए आप कह सकते हो कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर से वॉल्यूम इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर से मास इफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए मोलैलिटी जो है टेम्परेचर चेंज करने पे भी अनचेंज्ड रहता है। मोलैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहां सॉल्यूट नहीं कहेंगे, इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट कहेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म हो गया। अब हमने काफी सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स तो देख लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं डाइल्यूशन का। दोस्तों जनरली हम डाइल्यूशन वगैरह करते हैं, मान लीजिए कोई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, तो यहां पे डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डाइल्यूशन वैसे तो सिंपल डाइल्यूशन हो सकता है। सिंपल डाइल्यूशन पहला जो है, हम बात करेंगे सिंपल डाइल्यूशन के बारे में। सिंपल डाइल्यूशन क्या होता है, सिंपल डाइल्यूशन में आप क्या करते हो, सॉल्वेंट लिक्विड लेते हो। सॉल्वेंट लिक्विड आपका पानी हो सकता है। सॉल्वेंट लिक्विड लेके आप उसको क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह देते हैं कि भाई चलो 1:8 डाइल्यूशन हुआ। मान लीजिए 1:8 डाइल्यूशन हुआ। इस चीज का मतलब क्या है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, यहां पे आप क्या कर रहे हो, 1 यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो। यहां पे आपको एक सर्टेन यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज टू 8। जो ज्यादा आप क्या ले रहे हो, ज्यादा यहां पे क्या ले रहे हो, इसको आपको डाइल्यूट करना है। ये जिसका आप 1 ले रहे हो उसी को आपको डाइल्यूट करना है, और आप जो डाल के डाइल्यूट कर रहे हो वो ज्यादा है। आप यहां पे सॉल्वेंट डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर डाल रहे हो। डिस्टिल वाटर यहां पे जो आप डाल रहे हो, ठीक है, ये जो है आपका सॉल्वेंट मीडियम, ये आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें इन दोनों को, अगर हमने देखा कि इतना हमने ऐड किया, बेसिकली यहां पे आप क्या कर रहे हो, अगर 1:8 डाइल्यूशन हुआ है तो सॉल्वेंट यहां पे 7 पार्ट है। समझिएगा दोस्तों, 7 पार्ट है यहां पे, ठीक है। तो 7 पार्ट सॉल्वेंट का लिया आपने, 1 पार्ट इसका लिया, टोटल जो अचीव हुआ वो 8 था। आप कह रहे हो ये जो है यहां पे 8 जो है आपका, यहां पे 8 अगर आप कहोगे, 8 आपका डाइल्यूशन फैक्टर है। 8 आपका डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी कोई भी आप यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 400 ml, मान लीजिए 400 ml आपको कोई भी सोल्यूशन बनाना है 400 ml, तो वहां पे अगर आपको 1:8 डाइल्यूशन करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे 50 ml के आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे, 1/8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे। उसमें से एक पार्ट यानी 50 ml जो है, वहां से 50 ml आप क्या लोगे, 50 ml जो भी स्टॉक है उसका स्टॉक का लोगे, और यहाँ पे बाकी रिमेनिंग 350 ml जो होगा वो आप सॉल्वेंट का लोगे। इसको जब ऐड कर दोगे तो टोटल तो आपका 400 ml ही रहेगा, जिसमें से एक पार्ट ये रहेगा, 7 पार्ट ये रहेगा। टोटल 1:8 डाइल्यूशन आपको मिल जाएगा। टोटल 1:8 डाइल्यूशन मिल जाएगा। ये जो 8 होता है ये फाइनल होता है, सॉल्वेंट का नहीं होता, याद रखिएगा। सॉल्वेंट निकालने के लिए आप 1 को माइनस कर दीजिए तो 7 पार्ट सॉल्वेंट होता है। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब एक और होता है डाइल्यूशन जिसे हम कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन भी किया जाता है बहुत बार माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में। तो सीरियल डाइल्यूशन समझते हैं, क्या होता है सीरियल डाइल्यूशन। दोस्तों सीरियल डाइल्यूशन में अगर हम देखें, यहां हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हम माइक्रोलीटर्स में, मिलीलीटर्स में, किसी में भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई यहां पे अननोन सैंपल है, ये हमारे पास सैंपल है, सैंपल इस तरीके से है,
सैंपल से हमने क्या किया, सैंपल से हम यहां पे एक टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए जो टेस्ट ट्यूब है इसमें से हमने क्या किया 10 ml निकाला, 10 ml निकाला, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, इस वाले टेस्ट ट्यूब में हम यहां पे ऑलरेडी भर के रखेंगे कितना, मान लीजिए यहां पे हम भर के रखेंगे 990 ml। मैं यहां पे ml लेके चल रहा हूं, आप यहां पे माइक्रोलीटर लेके चल सकते हो, अलग अलग यूनिट्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट्स अलग अलग ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल अगर हम देखें, यहां पे डाइल्यूशन कितने का हो रहा है, किस रेशियो में हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये 10:10 प्लस 990, यानी ये जो है अगर आप देखोगे ये 1000 बनने वाला है, यानी ये 1/100, यानी और इसे आप 10⁻⁻² लेवल का कह सकते हो डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये 1:100 वाला डाइल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे 1:100 वाला डाइल्यूशन चल रहा है। अब क्या हुआ, इसमें आपने इतना ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, इसके बाद इसमें से वापस आप 10 ml निकाल रहे हो, और यहां पे आपने फिर से 990 ml रखा, 990 ml यहां पे हर बार जो है आप क्या करोगे, डिस्टिल्ड वाटर आप रख रहे हो और इसको आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, एक और लेयर डाइल्यूशन किया हुआ आपने। अब क्या हुआ, जितना था अब उसमें से 10 निकाला आपने, उसमें से 10 निकाला, सीरियली डाइल्यूट हो रहा है अब, ठीक है। इसको और डाइल्यूट करते हुए जा रहे हो आप, यहां पे इसका जो है 10 लिए, तो यहां पे क्या था, यहां पे अगर आप कहोगे यहां पे डाइल्यूशन कितना हुआ, यहां पे 10⁻⁻² का डाइल्यूशन हुआ, यहां पे वापस उसका भी 10⁻², मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। जो भी डाइल्यूशन फैक्टर है एक लेयर ऑफ, यहां पे कभी भी अगर आपको फाइनल डाइल्यूशन फैक्टर निकालना है, मान लीजिए ऐसा 3 स्टेप्स तक किया गया, 3 स्टेप्स तक यहां भी 990 ml रखा गया, और इसके बाद यहां पे 10 ml इसमें से भी लिया गया, और इसके बाद फाइनली आप यहां पे इसका डाइल्यूशन फैक्टर निकालोगे फाइनल। तो फाइनल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल लेवल पे यहां पे डाइल्यूशन फैक्टर कितना था, ये डाइल्यूशन फैक्टर 1 था, फिर डाइल्यूशन फैक्टर 2 था, फिर डाइल्यूशन फैक्टर 3 था, तो जितने डाइल्यूशन फैक्टर होंगे उन सबका आपको प्रोडक्ट करना है। यहां पे डाइल्यूशन फैक्टर 1 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 3, यहां पे कितना था 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², तो टोटल यहां पे जो आपको मिल रहा है दैट इज 10⁻6 का फाइनल डाइल्यूशन मिल रहा है। ये डाइल्यूशन का ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सीरियल डाइल्यूशन हुआ, यहां पे 10⁻² था, यहां पे अगला फैक्टर जो था ये भी 10⁻² का, ये भी 10⁻² का। अगर आप देखोगे यहां पे टोटल लेवल कितना हुआ, अभी अगर फाइनल इसी स्टेप पे रोक दिया जाता तो यहां पे 10⁻4 कहते, यहां पे अगर फाइनल देखते तो 10⁻6 होता, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग स्टेप पे जैसे जैसे सीरियल डाइल्यूशन करते जाते हैं वैसे वैसे हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां हम आगे आगे करते ही जा सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ सीरियल डाइल्यूशन यहां पे हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको एक और चीज के बारे में बता दिया जाए, जनरली बहुत बार बताया जाता है आपको स्टॉक सॉल्यूशन से वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक सॉल्यूशन है, उस स्टॉक सॉल्यूशन से आपको एक वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, बड़ा सिंपल है। आपके पास हो सकता है उस स्टॉक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ हो, कंसेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में हो सकता है, मोलैरिटी के टर्म्स में हो सकता है। अगर मोलैरिटी के टर्म्स में हो तो आप इसको लिख सकते हो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब ये जो है ये आपका स्टॉक का होगा, ये आपका वर्किंग सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। स्टॉक होगा और आपका वर्किंग सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको बताया जा सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में डिपेंड करता है। तो यहां पे हम इसको सिंपली बहुत बार इसको जनरलाइज करने के लिए हम C1V1 इज इक्वल टू C2V2 लिख देते हैं। कंसेंट्रेशन किसी भी टर्म्स में हो, मोलैरिटी के फॉर्म में हो, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में हो, परसेंटेज के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक स्टॉक के लिए दिया रहेगा और कुछ एक अननोन चीज रहेगा जो कि वर्किंग सॉल्यूशन के लिए आपको निकालना होगा, विच इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। सॉल्यूशंस में एक और इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं आयनिक स्ट्रेंथ।
ये फॉर्मूला कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। आयनिक स्ट्रेंथ क्या बताता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, जितने आयंस हैं उसका कंसेंट्रेशन मेजर करता है। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ कभी भी एक सोल्यूशन के लिए निकाला जाता है, तो आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी सोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन दैट सोल्यूशन। तो आप क्या, ये बताता क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब कभी भी आयनिक कंपाउंड्स को हम डिसॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड्स वाटर में अगर हम उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोशिएट कर जाते हैं क्योंकि सॉल्वेशन हो जाता है उनका। ठीक है, तो अब क्या है यहां पे, ये जब डिसोशिएट हो जाते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने कोई भी सॉल्ट को डाला, एक सॉल्ट को जब भी आपने यहाँ पे सॉल्ट या फिर आयनिक कंपाउंड कोई भी हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्ट्स के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट हो जाएगा किस में, आयंस में। अब ये जो आयंस है, इन आयंस का बहुत सारा असर हो सकता है किसी और सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, तो इन किसी और सॉल्ट के डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह को वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आयनिक स्ट्रेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज हाफ इनटू समेशन। समेशन ऐसे इस तरीके से हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं, और समेशन आई 1 to n, मान लीजिए n नंबर ऑफ चीजें हुई, जब भी हम ऐसा लिखते हैं इसका सिंपल सा मतलब होता है 1 से लेके n तक सारे जितने कंपोनेंट्स होंगे, मान लीजिए 10 होंगे तो 10, 1 से लेके 10 तक, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, इस इतने को हम सम कर देंगे। किस चीज को सम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन, ठीक है, इंटू चार्ज नंबर, कंसेंट्रेशन इंटू चार्ज नंबर, और यहां पे एक हाफ वैल्यू यहां पे लिया जाता है, हाफ, ओवरऑल पूरे चीज का हाफ, पूरे चीज का हाफ। ठीक है, तो दिस इज सी आई, आई मतलब आइथ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के लिए, मान लीजिए इसके लिए NaCl के लिए, तो NaCl के लिए ये हो गया इस तरीके से C1 CI ZI स्क्वायर। तो CZ स्क्वायर, सिंपल सा बात है, CZ स्क्वायर इस तरीके से आपको निकालना है, इस तरीके से आपको निकालना है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके पास MgSO4 है, MgSO4 में क्या है, यहां पे आयंस पे कितना चार्ज है, ये Mg2+ है, यानी चार्ज कितना है दोस्तों, अभी मैं बता दूं, यहां पे C क्या था, C जो है ये कंसेंट्रेशन था, ये मोलैरिटी, कंसेंट्रेशन, कुछ भी आप कह सकते हो, मोलैरिटी या फिर सिंपली आप कह सकते हो कंसेंट्रेशन, और ये जो Z है, ये Z डिनोट करता है चार्ज को, चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, और चार्ज को स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव ही होने वाला है। तो इस तरीके से ये Mg2+, ये SO4 2-, इस तरीके से हमारे पास है। यहाँ पे कितने आयंस, यहाँ पे आयंस तो 1 और 2 यही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसके लिए निकालेंगे आई का वैल्यू। आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ, हाफ, और यहाँ पे सम करेंगे, हम पूरे को सम कर रहे होंगे, पूरे को सम कर रहे होंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें C जो है, यहाँ पे C कंसेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसेंट्रेशन अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कंसेंट्रेशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन को हम सिंपली C मान लेंगे, कंसेंट्रेशन C है। और यहाँ पे चार्ज को अगर हम देखें, चार्ज को कैसे मेजर करेंगे, चार्ज को यहाँ पे स्क्वायर कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे C लिखेंगे, C इंटू +2, ये मैग्नीशियम के लिए +2 का स्क्वायर, प्लस C इंटू -2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाफ 4C प्लस 4C, यानी टोटल क्या हो जाएगा 8C/2, दैट इज 4C। अब कंसेंट्रेशन मान लीजिए आपको 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर दे देता, तो आप उसके टर्म्स में भी इसका वैल्यू निकाल पाते। ठीक है, इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल पाते। दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में हमने काफी बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। कितने सोल्यूट पार्टिकल्स है,
ये एक्सक्लूसिवली इसी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और अगर नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। किसके? सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन पे। अब सॉल्यूट कौन है, क्या है, कैसा है, नहीं डिपेंड करता, नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर अगर उसका ज्यादा है, नंबर कम है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटेटिवली उस पर डिपेंड करेगा, क्वालिटेटिवली डिपेंड नहीं करेगा कि क्या है, कौन सा सॉल्यूट है। ठीक है, टाइप नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आते हैं, 4 मेजर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें से पहला वाला जो होता है इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दोस्तों ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ किस सेंस में होता है मैं ये बता दूं। ये कभी भी आपके पास पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, आपने सोल्यूट को ऐड करना शुरू किया, सोल्यूट एडिशन शुरू हुआ। तो जब जब आपने सोल्यूट, जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते गए, क्या हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट और प्योर नहीं रहा, अब ये सोल्यूशन में कन्वर्ट होता रहा। प्योर सॉल्वेंट में अब वो प्योर सॉल्वेंट के रूप में नहीं रहा, सोल्यूट उसके लिए इंप्योरिटी है। यस और नो? इंप्योरिटी मतलब हमेशा खराब चीज नहीं होता। आप देखिए प्योर सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट अकेला था, कोई नहीं था वहां पे, सोल्यूट ऐड किया आपने तो क्या हो गया, वहां पे इंप्योरिटी के रूप में सोल्यूट आ गया। तो अब ये जो बना इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, ये सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बट हाँ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट एक इंप्योरिटी, इतना चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है लोअरिंग, या फिर आप कह सकते हो एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है ये, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे EBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लिखेंगे DFP, और ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखेंगे OP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले RLVP को। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब कभी भी आपके पास एक बीकर है, यहां पे प्योर सॉल्वेंट हुआ करता था, प्योर सॉल्वेंट इस तरीके से क्या हो रहा था, वेपराइज हो रहा था। अब इसे ही अगर हमने ढक दिया तो वापस यही जो वेपर्स थे ये कंडेंस भी हो रहे थे। तो ये जब कंडेंस हो रहे थे, ये सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे थे उसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर, इसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओवरऑल बात यह है कि वेपर प्रेशर जो है इस तरीके से था। अब आपने क्या किया, यहां पे प्योर सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट ऐड किया, आपने यहां पे सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट जो है वो काफी हद तक यहां पे सरफेस को ब्लॉक करके बैठा था। सरफेस पे अब बहुत सारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आ चुके थे, और सोल्यूट जो है ये खुद में नॉन वोलेटाइल होता है। सोल्यूट तो उड़ने से रहा, जो भी उड़ रहा है वो तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का वेपर बन रहा है। तो यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ, यहां पे जितना वेपर पहले बन रहा था उसके कंपैरिजन में अब वेपर कम बन रहा है। अब आप ढकेंगे तो वेपर जो है ये आ भी कम रहा है। ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो गया, ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी का भी अगर वेपर प्रेशर हमें निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ये राउल्ट्स लॉ से आता है। ऑल्दो ये जानना बहुत जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बता दूं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। राउल्ट्स लॉ जो होता है ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है ये प्योर सॉल्वेंट, कभी भी अगर आपको निकालना है, दिस इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन,
इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। ओवरऑल होता क्या है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है पहले तो प्योर सॉल्वेंट का हुआ करता था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा था। सॉल्यूट ऐड करने में वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया क्योंकि सॉल्यूट तो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है ना, तो इसीलिए जो आपका इनिशियल वेपर प्रेशर था माइनस अभी जो आपका वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय जो आपका ओरिजिनल वेपर प्रेशर था, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था, ये सोल्यूट के लिए है, और ये जो है मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं जो भी आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल माइनस अभी जो है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे हम कहते हैं ईबीपी, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग। तो यहां पे क्या होता है, ओवरऑल आपको ये फंडा समझना पड़ेगा कि जब भी सॉल्यूट था, सॉल्वेंट अकेले था तो उसका एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट था। अब आपने क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। मान लीजिए सॉल्वेंट था जो कि प्योर था, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू था कुछ, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था जिसपे उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा था। सॉल्यूट के लिए अब आपने सॉल्यूट ऐड किया, ये जो सॉल्यूट है ये वेपर प्रेशर को कम कर दिया, वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपको काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्राइटेरिया बढ़ जाएगा अब, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ तो अब एक ज्यादा हायर लेवल पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बीपी डैश जो होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से। सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ गया। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता, अब तो वेपर प्रेशर उतना बन ही नहीं रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करने के लिए और वेपर देना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम मेजर करते हैं इस तरीके से, डेल्टा टीबी के फॉर्म में हम मेजर करते हैं, और डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम इज मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के जब हम इक्वल टू लाते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां के बी होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो क्योंकि आपने यहां पे सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फर्दर नीचे चला जाता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। यहां पे हम इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे बस एक चीज होता है कि डेल्टा टी एफ लिखते हैं इसे हम, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी अगेन, और ये जो के एफ है इसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बस यही तो चीज है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में जस्ट यहां पे ऑपोजिट होता है। यहां पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल था, फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल विल बी लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल। ठीक है, क्योंकि ये डिप्रेशन हो रहा है, कमी हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर कम हो जा रहा है सॉल्यूट ऐड करने के वजह से, सॉल्यूट ऐड करने के वजह से। खैर, अब हम आखिरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, और आखिरी कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा ओपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सिंपल सा चीज है, देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा था। मैंने बोला एक काम करते हैं, P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी लिखते हैं। एन बाई वी आपको अभी मैंने ही बताया था सी आर टी होता है, ये होता है P। तो इसी तरीके से हम, ये C क्या है, कंसेंट्रेशन है,
और इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, इसे हम जनरली पाई के फॉर्म में लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जनरली जब आप एक यहाँ पे सोल्यूशन का चेंबर बनाते हो, इधर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा हाई है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन हाई, यहाँ पे सोल्यूट कंसेंट्रेशन लो, यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन रिलेटिवली हाई, तो वाटर का मूवमेंट जो होगा नेट यहाँ से यहाँ तक होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और यहाँ पे इसी चीज को रेजिस्ट करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है जो प्रेशर लगा के, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सब कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। एक बात याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब क्या, यहां पे समझिएगा। एसोसिएशन की अगर हम बात करें, एसोसिएशन में हम बात कर सकते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल की। अगर CH3COOH है, ये जनरली क्या होता है, दो CH3COOH CH3COO होल ट्वाइस बना के रह जाएगा। इस तरीके से ये एक डाइमर फॉर्म कर लेगा, ये एक डाइमर फॉर्म कर लेगा। बहुत बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह करके ये CH3COOH होल ट्वाइस जो है इस तरीके से एक डाइमर फॉर्म करके रख लेगा। इसका मतलब क्या, अगर आप कैलकुलेट करो, आप कहोगे एक फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं वैंट हॉफ फैक्टर, इसे हम कहते हैं वैंट हॉफ फैक्टर। तो वैंट हॉफ फैक्टर क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बाय बिफोर। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बाय बिफोर। ठीक है, ये सिंपल है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। पहले कितने पार्टिकल थे, पहले पार्टिकल्स थे एक्चुअली 2, अभी कितना है 1, यानी 0.5। तो आपको हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस वैंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको एक्चुअल डेटा मिले, क्योंकि आप तो सोच रहे हो यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, दो जो है, दो मिलके यहाँ पे आपको लगेगा 2 पार्टिकल्स है, लेकिन 2 पार्टिकल्स जुड़ के एक बना दे रहे, 2 जुड़ के एक बना रहे हैं, यानी वैंट ऑफ फैक्टर 0.5 होगा। तो उस 0.5 के फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपको एक्यूरेट डेटा मिले। सिमिलरली अब डिसोसिएशन वाले केस तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल लेते हैं, NaCl डिसोशिएट करके Na+Cl- में बढ़ जाता है। यानी आप नंबर देखिए, 2 पार्टिकल्स यहां, 1 पार्टिकल यहां। अगर आपको वैंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना हो, आई विल बी आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर कितना 2, अभी कितना 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्चुअली 2 पार्टिकल्स मिल जाते हैं, क्योंकि वाटर में जैसे ही आप इसे डालोगे ये डिसोशिएट कर जाएगा 2 पार्टिकल्स में, और 2 पार्टिकल्स के फॉर्म में आपको इस तरीके से NaCl जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली अगर आप MgCl2 का एग्जांपल लें, MgCl2 में क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस 2Cl- यानी टोटल 3, यहां पे कितना 1, यानी I का वैल्यू हो जाएगा 3। तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सा चीज है, आप क्या करोगे, ये जो वैंट हॉफ फैक्टर है, वैंट ऑफ फैक्टर I से आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। यानी अगर आपके पास यहाँ पे CRT है, पाई का वैल्यू, पाई इज इक्वल टू CRT, आप I से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे भी आप इसे I से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे भी I से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे भी I से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे भी I से मल्टीप्लाई कर दोगे। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका एक रियल वैल्यू, रियलिस्टिक वैल्यू रखने के लिए वैंट ऑफ फैक्टर से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जरूर अपने दोस्तों को बताइए इस फ्री सीरीज के बारे में। अगर आपको अच्छा लग रहा है और रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको और क्या टॉपिक्स या फिर और किस तरीके से हम इसे बेटर बना सकते हैं इस पूरे सीरीज को, बिकॉज ये आपके ही लिए है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम बात कर रहे होंगे वाटर, pH, बफर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय एवरीवन।